हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम एनालिसिस में। दोस्तों, मैं रविकांत कुमार आपके लिए एसएससी, सीजीएल, जीके, जीएस का जो पीवाईक्यू है, जो 2023 में पूछे गए थे, उसका मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूं और एक एक सीरीज का मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं और क्वेश्चन के इन डेप्थ में जाकर मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन को आपको कैसे अंडरस्टैंड करना है, कौन सी बातों पे ध्यान रखना है। तो इसी क्रम में मैं आज आपको एसएससी सीजीएल जो एग्जामिनेशन हुए थे आपका 2023 में, उसका जो शिफ्ट 1 है, कौन से डेट का, तो ये 17 जुलाई का। ठीक है, 17 जुलाई का जो शिफ्ट 1 है, मैं आज उसके सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा और इन डेप्थ में जाकर डिस्कशन करूंगा। तो चलिए पहला सवाल अपना देखते हैं। तो जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि द प्रधानमंत्री रोजगार योजना वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द, मतलब कब स्टार्ट किया गया था। तो ये किस समय स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो 8 ईयर प्लान के दौरान ये स्टार्ट किया गया था। क्या स्टार्ट किया गया था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इस योजना में क्या था, तो इस योजना में इस बात पे बल दिया गया था क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट था उसको ख़त्म करने के बारे में बल दिया गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ख़त्म किया जा सके, कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके, और इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बात किया गया था। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है और 5 ईयर प्लान के बारे में और आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि जो 5 ईयर प्लान था वो शुरुआत कब हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट किया गया था। और सबसे पहले कौन सा देश स्टार्ट किया था, तो सबसे पहला देश है वो रसिया है। ठीक है, जिसने इसको शुरू किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो 1 अप्रैल 1951 में ये 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया गया था, उसके बाद अच्छा इसको जो जो 5 ईयर प्लान है इसका नाम चेंज कर दिया गया। कब चेंज किया गया और नाम चेंज करके क्या किया गया, मतलब क्या नाम रखा गया। तो इसका नाम जो चेंज किया गया था, सो आपका 1 जनवरी 2015 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया था नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। और जो नीति आयोग है या तो फिर जो 5 ईयर प्लान है, उसको जो अंतिम जो स्वीकृति प्रदान करते हैं वो कौन करता है, वो कौन सा कमेटी करता है, तो वो करता है आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी करता है। और एनडीसी का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ये बेसिक बातें मैं आपने आपको बता दिया। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे सवाल पूछता है, तो एग्जाम में पूछता है कि पूछ देगा आपसे कि जो 5वीं पंचवार्षिक योजना शुरू हुआ था, जो 5 ईयर प्लान जो हुआ था, उसका टेन्योर क्या है। ठीक है, इस तरह से सवाल आपसे पूछ देगा। तो मैं आपको जितने भी 5 ईयर प्लान है, मैं आपको उसको टेन्योर के इतना अच्छा से याद करवा दूंगा कि आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और आपको याद भी रहेगा। तो चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, मैं आपको मात्र 2 चीज़ बताऊंगा, वो याद रखने हैं, आपके सारे हो जाएंगे। तो वो 2 बातें क्या है, तो वो 2 बातें ये है कि आपको ये याद रखना है 3, 2, 2, और फिर इधर याद रखना है आपको 3, 2, 2। ये चीज़ आपको याद रखने हैं। इससे आपका जितना भी टेन्योर है 5 ईयर प्लान का, वो सारे आपके हो जाएंगे। और ये मैं आपको क्यों याद करने का रहा हूँ, तो देखो इससे क्या फ़ायदा होगा। तो इधर वाला मैं लिखा हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये है कंप्लीट। मैं आपको जो बोल रहा हूँ सब बस आप उतना ध्यान से सुनो। ओके, ये है कंप्लीट। और ये जो इधर वाला है सो क्या है, गैप। ये बात आप इतना अगर समझ गए तो आप समझ लो कि आपका जितना भी टेन्योर है 5 ईयर पंचवार्षिक योजना का कब कब हुआ था वो आपको याद हो गया। बस इतना में ही सारा गेम है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसमें मैंने क्या किया है। तो अगर मैं बोलूँ कि जो पहला जो फर्स्ट पंचवार्षिक योजना था उसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1951 से शुरू हुआ था। तो इसमें 5 साल आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 1956 हो जाएगा। ठीक है, और मैं बोलूँगा जो सेकेंड पंचवार्षिक योजना है उसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो ये था 1956 से लेकर के 1961 तक था। और थर्ड जो था उसका कब से कब तक था, तो वो था 1961 से लेकर के 1966 तक था। उसके बाद देखो, अब मैं बताता हूँ कि मैं ऊपर वाला क्यों लिखा। तो जो मैं 3 लिखा हूँ, जो मैं ये 3 लिखा हूँ कंप्लीट, तो मैंने यहाँ देखो जो 3 है तीनों बार पूरा कंप्लीट लिखा। उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा। ठीक है, अब ये जो 3 है, ये गैप वाला जो 3 है वो मैं लिखूँगा। तो गैप कब से कब तक था, तो ये जो गैप था वो 1966 से लेकर के 1969 तक है, ये गैप है। ठीक है, इसको और कौन सा मॉडल कहा जाता है, और ये जो अवकाश है, मॉडल नहीं अवकाश जो है, उसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहा जाता है प्लान हॉलीडे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लान हॉलीडे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्लान हॉलीडे।
ठीक है। इस तरह से आपको 3 अवकाश मिलेंगे, और वही 3 जो गैप है, जो हॉलीडे है, जो 3 गैप पड़ा था, वो तीनों गैप मैंने लिखा हूँ। तो मैं पहला गैप लिख दिया, मतलब मैं क्या किया, सबसे पहले मैंने ये 3 कंप्लीट लिखा, उसके बाद मैं ये 3 आया, उसके बाद मैं फिर ये 2 कंप्लीट लिखूंगा, फिर मैं यहाँ आऊँगा, इस तरह से मैं चलता जाऊँगा, ठीक है। तो जो फोर्थ है, तो जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो वो चलेगा आपका 69 हो चुका है, तो 1969 से लेकर के 1974 तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ है वो कहाँ तक चलेगा, तो वो चलेगा 1974 से लेकर के 1978 तक, ठीक है। और जो ये फिफ्थ 5 मतलब पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान है, वो सिर्फ 4 साल तक के लिए ही चला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ ये बात आपको ध्यान रखना है एक्स्ट्रा, ठीक है ना, कि जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था वो मात्र 4 ईयर तक ही चला था, ठीक है। उसके बाद मैंने देखो ये 3 कंप्लीट किया, सबसे पहले 1 2 3 कंप्लीट कर दिया, उसके बाद मैंने ये जो 3 साल का जो गैप था वो मैं 3 साल का गैप लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये 3 साल का गैप लिख दिया। उसके बाद मैं जो ये 2 साल कंप्लीट है, मैं वो 2 साल कंप्लीट लिख दिया, एक ये और ये। उसके बाद ये कंप्लीट के बाद फिर 2 ईयर का गैप है, ठीक है, तो वो मैं 2 ईयर का जो गैप है उसको फिर मैं लिखूंगा, ठीक है। तो जो गैप है वो हो जाएगा आपका 1978 से लेकर के 1980 तक, ये जो गैप है ये गैप मैंने लिख दिया। और इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस गैप को हम लोग बोलते हैं रोलिंग मॉडल। क्या बोलते हैं, रोलिंग मॉडल, ठीक है, सॉरी रोलिंग प्लान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोलिंग प्लान, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको सिक्स्थ लिखूंगा, ठीक है, सिक्स्थ वाला। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सिक्स्थ वाला कहाँ से होगा, 1980 से हो जाएगा आपका 1985 तक। फिर सेवन्थ जो 5 ईयर प्लान है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 1985 से लेकर के 1990 तक। उसके बाद मैंने देखो ये 3 पहले कंप्लीट लिखा, उसके बाद फिर ये गैप लिखा, 3 वाला गैप था तो मैंने 3 वाला गैप लिखा, फिर मैं 2 कंप्लीट लिखा, फिर 2 वाला जो गैप था वो लिखा, उसके बाद मैं फिर 2 कंप्लीट लिखा, उसके बाद मैं फिर 2 गैप लिखूंगा। तो यहाँ पे जो गैप आएगा वो कौन सा गैप आएगा, तो वो आ जाएगा 1990 से लेकर के 1990 से लेकर के आ जाएगा 1992 तक, ठीक है। ये फिर से यहाँ पे अवकाश आया, मतलब 3 बार आपका 3 बार बीच में गैप है, वो मैंने तीनों लिखा, एक बार 3 साल का है, एक बार 2 साल का है, फिर एक बार 2 साल का है, ठीक है। इसके बाद जितने भी 5 ईयर प्लान आएंगे सो पूरा कंप्लीट रहेंगे अपने आप में, ये बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या किया, इसमें सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखने हैं, ये जो 3 है, ठीक है, ये सब ध्यान में रखने हैं आपको, कि ये जो 3 है, सबसे पहले मैंने 3 वाला लिया, 3 ईयर पूरा कंप्लीट चलेगा, बढ़िया चलेगा, फिर 3 साल का गैप आ जाएगा, फिर 2 साल बढ़िया से चलेगा, मतलब 2 बार बढ़िया से चलेगा, फिर 2 साल का गैप आ जाएगा, फिर 2 बार बढ़िया से चलेगा, फिर 2 साल का गैप हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं, आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी पूछ देता है कि जो मतलब कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान है इसको हेरोड डोमर मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है, कौन सा, हेरोड डोमर मॉडल भी कहा जाता है, हेरोड डोमर मॉडल भी कहा जाता है। और जो दूसरा जो सेकंड 5 ईयर प्लान है इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पीसी महालनोबिस मॉडल कहा जाता है, ठीक है। और फोर्थ वाला को क्या बोलते हैं, गडगिल योजना कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, गडगिल योजना कहते हैं, गडगिल योजना, ठीक है। गडगिल योजना भी कहा जाता है, गडगिल मॉडल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और गडगिल मॉडल कहा जाता है, और सेकंड लग मैंने आपको बता दिया पीसी महालनोबिस कहा जाता है, ये भी, ठीक है। तो इतनी बातें का आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है आपका वो ये है कि बाणगंगा फेस्टिवल टेक प्लेस एनुअली एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन महाराष्ट्र। यहाँ पे सवाल ये दे दिया है कि जो बाणगंगा फेस्टिवल है वो हर साल एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र के कौन सा प्लेस पे सेलिब्रेट किया जाता है वो आपसे पूछ लिया है। तो महाराष्ट्र के मुंबई, कहाँ, मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है बाणगंगा फेस्टिवल, ठीक है। और उसके बाद मुंबई से 2 और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मैं बोलूँगा, आप ध्यान में रखो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि जो महाराष्ट्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है आप सोचो वो कौन सा है, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है, तो वह है गुड़ी पड़वा। क्या है, गुड़ी पड़वा। और जो ये गुड़ी पड़वा है, ठीक है, ये कौन सा फेस्टिवल, तो ये जो वहाँ के हिंदू लोग हैं, ठीक है, वो न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं गुड़ी पड़वा के रूप में। और महाराष्ट्र में एक बहुत काफ़ी ही वहाँ पे जो सबसे अच्छा फेस्टिवल आपको जो देखने में लगेगा वो है गणपति महोत्सव, काफ़ी फेमस है इसके लिए, गणपति महोत्सव। और गणपति महोत्सव जो है इसका शुरुआत किसने किए थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने किए थे, बाल गंगाधर तिलक ने इसका शुरुआत किए थे। और कब किए थे, तो ये 1893 में किए थे। इतनी बातों को आप इसके साथ साथ में भी ध्यान रखो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है आपके सामने कि हु वाज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर टू व्यू मॉडर्न एजुकेशन एज अ व्हीकल फॉर द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न आइडियाज़ इन द कंट्री। मतलब सवाल ये है कि पहले कौन सा सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको एक मतलब कि व्हीकल की तरह यूज किया, क्यों, मॉडर्न आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए। तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय,
इनका उत्तर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, और राजा राम मोहन राय जो हैं, इन्हें जो मॉडर्न एजुकेशन है उनका जनक माना जाता है, कि भारत में जो मॉडर्न एजुकेशन है उनका शुरुआत राजा राम मोहन राय ने किया था, इनका काफ़ी योगदान रहा था। और राजा राम मोहन राय को जो हेल्प किए थे वो कौन किए थे इस मॉडर्न एजुकेशन को स्प्लिट करने में, तो वो किए थे आपका, तो वो किए थे डेविड हैरे। ये किए थे डेविड हैरे ने किए थे। और जो डेविड हैरे हैं, इनके सहयोग से और राजा राम मोहन राय ने 1817 में कोलकाता में इस्टेब्लिश किया था। क्या किया था कोलकाता में इस्टेब्लिश, तो हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किए थे। ये भी आपको ध्यान में रखने, हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, और राजा राम मोहन राय के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले जो राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है, वो दो चीज़ इस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, पहला किए थे आत्मीय सभा। और आत्मीय सभा का स्थापना कब किए थे, तो 1814 में किए थे। और दूसरा जो याद रखना है वो ब्रह्मो समाज। और ब्रह्मो समाज एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ब्रह्मो समाज जो कि 1828 में किए थे। ठीक है, ये क्या क्या स्टैब्लिश किए थे वो, उसके बाद आपको ध्यान में रखना है इनका बुक। तो इनका एक बुक है, वो क्या नाम है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म। गिफ्ट टू मोनोथिज्म, एकस्वरवाद को भेंट, मोनोथिज्म। ठीक है, और इनके बारे में एक बात और आप ध्यान रखो कि इनका जो न्यूज़ है, ठीक है, इनका दो न्यूज़ आपको याद रखना है। एक याद रखना है आपको संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। और दूसरा जो न्यूज़पेपर इनका है मिरात उल अकबर। ठीक है, इतनी बातें आपको राजा राम मोहन राय के बारे में पता होने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद तो इतनी बातें आप कम से कम ध्यान रखो। और जो सावित्री बाई फुले, यहाँ पे फुले का स्पेलिंग थोड़ा गलती हो गया है, FULE फुले हो जाएगा। तो सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था, तो सावित्रीबाई फुले ने किया था। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिल करके सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था। सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था, कब किया था, 1873 में किए थे। और जो सावित्रीबाई फुले हैं, उन्होंने महिलाओं के एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया है, वीमेन एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया। इनफैक्ट ये मुंबई की पहली वीमेन टीचर थी और लड़कियों के लिए सबसे पहले इन्होंने स्कूल भी खोला था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है आपके सामने कि द माना उरू माना बड़ी जो ये योजना है, ठीक है, प्रोग्राम जो है वाज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ, कौन सा गवर्नमेंट द्वारा ये लॉन्च किया गया, इन मार्च 2022 टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश मीडियम इन गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि माना उरू माना बड़ी प्रोग्राम जो है सो लॉन्च किया गया कौन सा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करवाई जा सके। तो इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की सरकार ने यह फैसला किया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो, और ये काफ़ी अच्छा फैसला है, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू केमिकली टेस्ट स्टार्च, मतलब इसमें से हम क्या फॉलो करेंगे अगर हमको स्टार्च को चेक करना है कि ये स्टार्च है या नहीं। ठीक है, तो हम आयोडीन सॉल्यूशन चेक करते हैं। और होता क्या है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो आयोडीन सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आयोडीन सॉल्यूशन है और ये स्टार्च है, इसमें स्टार्च है। तो क्या करोगे, अगर जब आयोडीन सॉल्यूशन को स्टार्च में जब डालोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। ठीक है, कैसा कलर हो जाएगा आपका, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेक करने का तरीका। और जो स्टार्च है ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये दो मॉलिक्यूल से, और कैसा कार्बोहाइड्रेट है, ये तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में दो तरह के कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, एक अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन, अमाइलोपैक्टिन, ठीक है, से मिल करके बनता है। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं, एमाइलोपैक्टिन, तो आपका काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ द कॉलम ए विथ कॉलम बी। कहता है इसमें हमको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। ठीक है, तो इसमें हमको कॉलम ए से कॉलम बी मैच करना है। तो इसमें हम क्या क्या ध्यान देंगे, सबसे पहले अगर आपको सब नहीं पता है फिर भी आप मैच कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि जो विटामिन सी रिच फूड है, ठीक है, विटामिन सी रिच फूड कौन से होते हैं,
जो सिट्रस फूड होते हैं, जो खट्टे होते हैं, उसमें विटामिन सी पाया जाता है, हम सबको पता है, ठीक है। तो विटामिन सी फूड किसे पाए जाएंगे, जो खट्टे होंगे, तो इसका हो जाएगा लेमन। ये तो एक हो गया, मतलब जो 4 है, ठीक है, वो बी होगा, 4 का बी होगा, तो 4 का बी किस में है, मात्र इसमें एक है, ठीक है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है, मतलब ये सही आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो। जैसे कि आप प्रोटीन रिच फूड कौन सा, जो आप एग देखते हो उसमें जो व्हाइट वाला होता है, मतलब जो बाहर होता है व्हाइट वाला जो होता है, उसमें काफ़ी प्रोटीन पाया जाता है, तो ये हो जाएगा एग हो जाएगा इसका। और फैट रिच फूड, फैट किस में पाया जाएगा, जो मतलब ऑयली सब का सामान होगा, ठीक है, तो वो बटर और चीज़ में, इसमें फैट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किसमें, वीट में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, इसमें कुछ बताना है नहीं, ठीक है। बस इतना बात मैं कह सकता हूँ कि जो विटामिन सी होते हैं सो सिट्रस फ्रूट में ज़्यादा पाए जाते हैं, और लेमन क्या है, सिट्रस फ्रूट है, खट्टा खट्टा फल है, ठीक है। तो ये, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि हु वाज द फर्स्ट ओडिसी डांसर फ्रॉम ओडिशा टू रिसीव पद्म विभूषण, जिसको सबसे पहले पद्म विभूषण मिला था, कौन सा ऐसा डांसर है, तो ये हो जाएगा केलुचरण मोहपात्रा, ठीक है। जो केलुचरण मोहपात्रा है, उन्हें जो उड़ीसी डांस है, जो कि क्लासिकल डांस है, उसमें सबसे पहले इन्हें पद्म विभूषण मिला था। और कब मिला था, तो ये 2000 ईस्वी में मिला था, ठीक है, 2000 ईस्वी में मिला था, इन्हें क्या मिला था, पद्म विभूषण मिला था। और जो केलुचरण मोहपात्रा है वो उड़ीसी के फादर हैं, मतलब उड़ीसी जो क्लासिकल डांस है उनका इन्हें फादर कहा जाता है, ठीक है। अगर कभी एग्जाम में केलुचरण मोहपात्रा नहीं ऑप्शन में मिला, तो उस समय आप जो उड़ीसी का फादर है वो चल जाना आपका पंकज चरण दास, ठीक है, पंकज चरण दास, ये आप लगा के आ जाना, ठीक है। और सोनल मानसी, संयुक्ता पनिगरी, केलुचरण महापात्रा और माधवी मुडगल, ये सारे के सारे एसोसिएटेड है किससे, उड़ीसी डांस से, ठीक है। और जहाँ भी आपको महापात्रा टाइटल मिल जाए तो आप क्या करोगे, तो आप मार देना उड़ीसी, ठीक है, क्योंकि जो महापात्रा टाइटल है वो उड़ीसी जितने भी मतलब क्लासिकल डांस परफॉर्मर है वो मतलब कि लगभग अगर महापात्रा टाइटल लगाए हैं तो आप समझ जाओ कि उड़ीसी डांसर है, ठीक है। ऐसे कि 2 और हैं, जैसे कि लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा हो गई, फिर एक सुजाता मोहपात्रा है, सुजाता मोहपात्रा, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखो। और अगर मैं बोलूँ जैसे कि मोहपात्रा टाइटल हो गया, कि अगर मोहपात्रा टाइटल देखोगे तब मारतो ओडिसी, और सोनल मानसिंह जो है ये 2 क्लासिकल डांस करती है, आपका एक ओडिसी भी करती है और दूसरा भारतनाट्यम भी करती है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। भारतनाट्यम, ये दोनों क्लासिकल डांस को परफॉर्म करती है सोनल मानसिंह, ठीक है। और सोनल मानसिंह को जो पद्म भूषण है और पद्मश्री और पद्म भूषण का मिला था, तो इन्हें जो पद्मश्री है, पद्मश्री जो है सो इन्हें मिला था 1992 में। और मैं बोलूँ कि जो सोनल मानसिंह है उसे पद्म विभूषण का मिला था, तो 2003 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। इतनी बातों को आप ध्यान में रखो। और एक और है आपका, और एक और आपको ध्यान रखना है, कुमकुम मोहंती, ठीक है, क्या ध्यान रखना है, कुमकुम मोहंती, ये भी एसोसिएटेड है किससे, ये है उड़ीसी से एसोसिएटेड है। और आपको इतना ध्यान में रखना है कि 2 चीज़, अगर आपको महापात्रा कहीं टाइटल दिख जाए तो वो भी उड़ीसी हो जाएगा, और आपको मोहंती टाइटल कहीं दिख जाए तो वो भी उड़ीसी हो जाएगा। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि इन विच स्टेट इज़ द मस्की इंस्क्रिप्शन लोकेटेड एट प्रेजेंट, जो मस्की इंस्क्रिप्शन है वो कौन सा स्टेट में लोकेट है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटका, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है, तो ये है कर्नाटका में लोकेटेड है। और हमें और क्या क्या ध्यान रखना है मस्की इंस्क्रिप्शन के बारे में, तो जो मस्की इंस्क्रिप्शन जो है इसमें किसका एडिक्ट है, ये किसका इंस्क्रिप्शन है, तो अशोका का है, ठीक है। तो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है, और इसमें जो अशोक हैं, जो अशोका हमारे हैं, उनको एडजस्ट किया गया है पिया नाम दसी, इंट्रोड्यूस किया गया है किस नाम से, देवा नाम पियादसी, देवा नाम पियादसी, इस नाम से इन्हें एडजस्ट किया गया, संबोधित किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलव्ड सर्वेंट ऑफ गॉड, बिलव्ड सर्वेंट ऑफ गॉड, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर मैं पूछूँ आपसे कि जो जुन्नागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ है, तो जो जुन्नागढ़ है रॉक इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में, ठीक है। और अगर मैं पूछूँ आपसे कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, हाथी गुम्फा, तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, ये है आपका उड़ीसा में है। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप मुझे बताओ कि भीतरी स्टोन पिलर कहाँ पे है, भीतरी स्टोन पिलर कहाँ पे है, तो जो भीतरी स्टोन पिलर है वो आपका है यूपी में, ठीक है।
एडिक्ट के बारे में, इतने इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको याद रखना है। एक मस्की इंस्क्रिप्शन याद रखना है, और ये याद रखना जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो कहाँ पे है। तो कर्नाटक में था, भित्री स्टोन वाला कहाँ पे है, यूपी में है, जूनागढ़ कहाँ था, गुजरात में था, हाथी गुम्पा कहाँ पे है, उड़ीसा पे है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि व्हेन डिड ड्राफ्टिंग कमेटी पब्लिश द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला ड्राफ्ट था जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी पब्लिश किया था, वो कब किया था। तो इसका उत्तर जाएगा फरवरी 1948 में, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी को कब बनाया गया था, तो ये इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 26 अगस्त 1947, ठीक है। 26 अगस्त 1947 को ये हुआ था, ये ध्यान में रखना है। और इसमें कितने मेंबर थे, तो इसमें 7 मेंबर थे। और इसका हेड कौन था, तो इसके हेड जो थे वो कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, अम्बेडकर, ठीक है, ये बी आर अम्बेडकर थे। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि आइडेंटिफाई द सब्सिडरी ऑफ सेल दैट इज लोकेटेड अलोंग द कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन। मतलब जो क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं वो आपको बताता हूँ। कह रहा है कि जो कोलकाता और आसनसोल रेलवे लाइन है, ठीक है, उसके बगल में जो सेल है, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो सेल है उसका सहायक कंपनी यानी कि सब्सिडरी कौन सा, उसका सहायक जो कंपनी है वो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के बगल में लोकेटेड है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको, ठीक है, ये हो जाएगा इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको भी कहा जाता है। ये आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें और ज़्यादा बताने जैसा कुछ है नहीं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है आपके सामने कि नेम द फ्रेंच जेवलर हु ट्रेवल्ड टू इंडिया एट लीस्ट 6 टाइम्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मतलब फ्रेंच ट्रेवलर के बारे में आपको नाम बताना है कि फ्रेंच कि कौन से ऐसे जो फ्रेंच ट्रेवलर है जो कि इंडिया आए थे मुगल पीरियड के दौरान कम से कम एटलीस्ट 6 टाइम्स। तो ये हो जाएगा जीन बैप्टिस्टी टेवर्नियर, ठीक है, जीन बैप्टिस्टी टेवर्नियर जो है ये आए थे, ठीक है। ये इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रैवलर थे जो कि आए थे उसके बारे में इसके पहले वाले जो क्लास लिया था आपको पीवाई को, उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया था, ठीक है। तो अगर आप मेरा सीरीज़ को रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको इसके पहले जो मैं वीडियो बताया था उससे आपका जो जितने भी फॉरेन ट्रैवलर आए थे उससे प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा, और आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें और सजेशन दें, मुझे सजेस्ट करें कि ये मतलब क्या और सुधार इसमें होना चाहिए, और आप किस तरह का और सीरीज़ चाहते हो, और मैं और किसका PYQ का सीरीज़ शुरू करूँ, कंटिन्यू करूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।